नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लगता है मनोहर लाल खट्टर की मन्नत पूरी होने वाली है। बीजेपी की दूसरी सूची आ गई है। दूसरी सूची में जिन प्रत्याशियों के नाम हैं, हम आपको एक एक नाम बताएंगे। किन किन का टिकट कटा है, कैंची चली है, उनके भी नाम बताएंगे। बगावत की चिंगारी फिर कहां से निकलेगी और आग में तब्दील हो जाएगी, वो भी बताएंगे। और उस सबसे बढ़कर के, क्या 100 करोड़ रुपए है बीजेपी के टिकट की कीमत? 100 करोड़ रुपए में भाजपा में टिकट बिक रहे हैं। चर्चा इस पर सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये दावा हमारा नहीं है। ये दावा है मनोहर लाल खट्टर के हनुमान, लाडले का, दुलारे का। आजकल भाजपा में जितने स्वयंभू हो रहे हैं, सब एक एक अपने हनुमान बोल करके हमारे प्रभु हनुमान की भी, समझ लीजिए आप, तौहीन कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं प्रभु की, हनुमान की। एक मोदी के हनुमान चिराग पासवान, अब खट्टर के हनुमान का भी नाम सामने आ रहा है। ये 100 करोड़ में टिकट की बिक्री का मामला क्या है, इसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों के नाम बताएंगे, जिनके टिकट कटे हैं उनके भी नाम बताएंगे और चिंगारियों पर बात करेंगे। हेमंत अत्री जी को जोड़िए कंट्रोल। हेमंत जी को हमने जोड़ लिया है, लेकिन पहले एक बार प्रत्याशियों के नाम हम आपको बता दें। प्रत्याशी जो मैदान में उतारे गए हैं दूसरी सूची में, उनमें है नारायणगढ़ से पवन सैनी है, पेहोवा से श्री जय भगवान शर्मा, डीडी शर्मा है, पुंडरी से सतपाल जाम्बा है, असंध से योगेंद्र राणा है, गनौर से देवेंद्र कौशिक, राई से श्रीमती कृष्णा गहलावत, बड़ौदा से प्रदीप सांगवान, जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी। ये जुलाना सीट विनेश फोगाट जहां से मैदान में है, यहां पर फिर जाट बनाम नॉन जाट करने की कोशिश है। बैरागी, योगेश बैरागी। नरवाना से कृष्ण कुमार बेदी हैं। इसके बाद डबवाली से सरदार बलदेव सिंह मांगियाना है। ऐलनाबाद से अमीर चंद मेहता, रोहतक से मनीष ग्रोवर, वही मनीष ग्रोवर जिनके कारनामे कांड आपको याद होंगे। नोटिस जारी हुई थी, उसके बाद नोटिस का कुछ पता नहीं चला, क्योंकि नोटिस कौन जारी कर रहा है और कौन जवाब ले रहा है सबको पता है। चर्चा इन पर भी होगी, मनीष ग्रोवर पर। नारनौल से ओम प्रकाश यादव हैं। अब ये देखेंगे कि ओम प्रकाश यादव, ये इंद्रजीत को, राव इंद्रजीत को इनाम मिला है या राव इंद्रजीत की अनदेखी हुई है। इसके बाद बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार हैं, पटौदी से बिमला चौधरी, नूह से संजय सिंह, फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुन्हाना से एजाज खान। ये दो नाम पर गौर कीजिएगा। हथिन से मनोज रावत हैं, होडल से हरिंदर सिंह राम रतन, बड़कल से श्री धनेश अदलखा। ये 21 नाम। रामविलास शर्मा का नाम अब भी गायब है। 67 + 21 88। अब दो बचे हैं, बस 2 बूंद की जरूरत है। 2 बचे हैं, 3 बचे हैं, तीन तीन बचे हैं। हाँ, एक एक सीट असल में 3 बचे हैं, क्योंकि एक पेहोवा से यहाँ पर टिकट की वापसी हुई है और एक रिप्लेसमेंट आया है, तो अब 3 बचे हैं। करेक्ट। अब हम आ जाते हैं कि इसमें से जो नाम कटे, जो मेरे पास अभी जानकारी है लेटेस्ट, वो भी बता दें। सत्य प्रकाश जरावता, गोविंद कांडा, सीमा त्रिखा, निर्मल रानी, जाकिर हुसैन, आदित्य चौटाला जो अब नहीं रहे भाजपाई, मोहनलाल बडोली जो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, चुनाव मैदान से दूरी बना चुके हैं, बनवारी लाल, बरखशीस विर्क और परवीन डागर हथीन। ये नाम आ चुके हैं। 50-21 में 10 नाम आ चुके हैं। अब सीधे चलते हैं हेमंत जी के पास। अगला सवाल मैं करूंगा हेमंत जी 100 करोड़ के मामले पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे आरोप सुने और रेट भी सुने। ये रेट हाईएस्ट रेट गया है।
50 खोखे में तो मामला चोखा हो जाता था, खरीद लिया जाता था सीधे-सीधे। और 100 करोड़ में अब टिकट, वो भी जहां पर संघ से लेके भाजपा तक की इंटरनल रिपोर्ट हारा हुआ बता रही है, और आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, खट्टर का अपना है। तो इस पर हम आएंगे अगले सवाल में। सबसे पहले सूची पर, क्योंकि ये सूची सबसे लेटेस्ट अपडेट है। इस 21 की सूची में आप क्या देख रहे हैं? एक तो जुलाना और बाकी 20 सीटों का और फंसाना। ये पूरा बता दीजिए। देखिए आशीष जी, इस जो सूची आई है इसके बाद 3 सीटें बच गई जैसा आपने कहा। उसमें रामविलास शर्मा की महेंद्रगढ़ सीट है, सिरसा सीट है और एनआईटी फरीदाबाद सीट है। इन तीनों पर प्रत्याशियों की घोषणा आज शाम को या कल तक हो जाएगी, क्योंकि वो रामविलास के चक्कर में पेच फंसा हुआ है और वो बैलेंसिंग कुछ एरियाज के अंदर होनी है, तमाम नीतिगत फैसला एक है। हालांकि मुझे ये बताया गया है आधिकारिक तौर पर कल रात को अमित शाह के घर पे 11:15 बजे तक की मीटिंग हुई थी, आपको ध्यान होगा, उसमें सारे लोग थे। तो उसके बाद अब केवल एक बार मोदी जी से इशारा लेना है, खासतौर पर रामविलास जी को लेकर के। बाकी जो बात कही आपने सूची की, इसमें किस किस की टिकट कटे हैं आपने बड़ा अच्छा किया, बता दिया। अब मैं केवल ब्रीफ में जाऊंगा। इसमें प्रदेशाध्यक्ष बडौली का नाम कट गया है, 2 मंत्रियों के नाम कट गए, और दोनों मंत्री कौन है? बनवारी लाल की टिकट काट दी गई, और टिकट किसको दी? उन्हीं के माताहत अधिकारी, हरियाणा के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस कृष्ण कुमार को, डॉक्टर कृष्ण कुमार, जिन्होंने आज सुबह ही इस्तीफा दिया है। आज सुबह इस्तीफा दिया और दोपहर बाद उनकी टिकट आ गई। मंत्री की टिकट काट के अधिकारी को टिकट। दूसरा, जैसा आपने जिक्र किया बड़खल का, बड़खल में हम पहले भी एक बार मेरी आपकी चर्चा हुई थी कि सीमा त्रिखा की टिकट कटेगी, वो कट गई है। सीमा त्रिखा शिक्षा मंत्री थी हरियाणा की, और उनकी जगह धनेश अदलखा को टिकट दे दिया गया है। ठीक है। उसके बाद जो लाडवा में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएम चुनाव लड़ रहे हैं, आपको ध्यान होगा पिछली बार भाजपा की टिकट पर लाडवा में पवन सैनी चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे। इस बार पवन, क्योंकि मुख्यमंत्री लाडवा आए हैं, तो पवन सैनी को आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो पवन सैनी को मुख्यमंत्री की जो मूल सीट है 2014 में जिस पर लड़े थे, नारायणगढ़ अम्बाड़ा की, वहां भेज दिया गया है। कंपनसेट किया है कि वहां एक सैनी आया तो दूसरे सैनी को वहां भेज दीजिए आप। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें है। दूसरा, जो नरेंद्र मोदी जी को सबसे नाकाबिल प्रधानमंत्री बताने वाले जो थे अजराना साहब, उनकी पेहवा से टिकट काट दी गई है और उनकी जगह पर डीडी शर्मा को टिकट दे दी गई है। पहले वो बगावत के मूड में थे, 2 दिन से वो टाइम बाय करके शांति और मीटिंग पोस्टपोन करते जा रहे थे। इसके अलावा पिछली बार जो चुनाव लड़े थे इन 21 सीटों में से, उनमें से 9 प्रत्याशी बदले गए। नाम आपने सबके बताई दिए, 9 बदले गए हैं, जिनमें से बडौली और गोपाल कांडा, जो गोविंद कांडा के भाई है, वो महत्वपूर्ण नाम है। बाकी तो सबके नाम आपने जैसे जिक्र किया। तो और एक इंटरेस्टिंग बात और है जो आमतौर पे भाजपा को लेकर के आपके सुनने में नहीं आती होगी, कि उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी स्टेट में या पूरे देश की पार्लियामेंट 543 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी एक भी अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम को वोट टिकट नहीं देती, हरियाणा जैसे छोटे स्टेट में 90 सीटों में से 2 मुस्लिम को, जैसा आपने नाम बताया अभी, उन दोनों को टिकट दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी शिफ्ट है एक तरीके से, क्योंकि आपको पता है मेवात के अंदर इन्होंने पिछली बार क्या करने की कोशिश की थी। वो जो यात्रा थी, धार्मिक यात्रा, ब्रिजमंडल यात्रा, उसमें क्या सीन लास्ट ईयर क्रिएट हुआ था। उसके बाद शायद कोई सद्बुद्धि, तो वैसे मुश्किल हाड़ी, लेकिन हो सकता आई हो। उसके बाद इन्होंने 2 टिकट जो है अल्पसंख्यक समुदाय को पुन्हाना में दिया है और फिरोजपुर झिरका में दिया है, जैसा आपने नाम बताया। तो इस सूची का ओवरऑल लब्बो-लुआब ये है जो आ जाई है। और इसके अलावा जो रमेश कौशिक के भाई है, देवेंद्र कौशिक, उनको गन्नौर से टिकट दिया गया। क्योंकि रमेश कौशिक, आपको ध्यान होगा, वो सोनीपत से इस बार टिकट काट दिया गया था विवादों के चलते। मोहनलाल बडौली को टिकट दिया गया था, जो हार गए थे, और हारने के बाद मोहनलाल बडौली ने रमेश कौशिक समेत तमाम भाजपाइयों पर आरोप लगाए थे चुनाव में हरवाने के। तो ये सारी सूरत हाल इस टिकट को लेकर के जो कुछ है वो सामने। रमेश कौशिक की जगह भाई आ गए। रमेश कौशिक का वीडियो आ गया था, रमेश कौशिक की जगह भाई आ गए रमेश कौशिक के। लेकिन 2 मुसलमानों पे सद्बुद्धि वाली बात तो मुझे नहीं समझ में आती है। ये सद्बुद्धि के बजाय कुछ और खेला है। घाटी में भी दिया गया है, घाटी में दिया गया, वहां पर मजबूरी थी। अब यहाँ भी मजबूरी है कि चलो कुछ खेल करके देखते हैं। ये प्रयोगशाला है, भाजपा और संघ एक बड़ी प्रयोगशाला है, इसमें हमेशा प्रयोग चलते रहते हैं। दरअसल हिंदुस्तान में R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट इसीलिए कम है क्योंकि सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो संघ और भाजपा में ही हो जाता है, तो वैज्ञानिकों के लिए कोई बजट नहीं बचता है। अब आते हैं हम 100 करोड़ पर। एक वीडियो है
कंट्रोल रूम से कहूंगा जरा वीडियो एक बार प्ले कर दे, तब इस 100 करोड़ के खेल को समझने की कोशिश करें। इसलिए मैं सबसे आज इस बाबा मोहनदास के पवित्र प्रांगण में आप सबसे अपील करता हूं, कृपया सच्चाई के साथ चलिए, कृपया वफादारी के साथ चलिए, कृपया इंसानियत के साथ चलिए। दिखा दीजिए असली टिकट गन्नौर के अंदर है, ये नकली टिकट लेके आए 100 करोड़ में। और मैं अपने खतरेवासियों को कहना चाहता हूं, आपको करोड़ों में खरीदने की बात कर रहा है, लेकिन मैंने कभी इस खतरे में कोई आदमी बिकाऊ नहीं देखा। देखता हूं वो कैसे खरीदेगा। मेरी अपील है, ये 2 नंबर के पैसे मना मत करना। गठड़ी आएंगी पैसों की, उसको रखवा लेना। कृपा करके मना मत करना कोई भी। एक बार इनके और 100 करोड़ निकालो, कोई कृपा करके मना मत करना। बहुत सारी गौशाला है, मंदिर है, वहां अच्छे जगह पैसे लगा देंगे, लेकिन इनके 100 करोड़ निकालने 100 करोड़ निकालने हैं, 100 करोड़ में तो टिकट लेकर के आए हैं। ये गजब आरोप है। और बड़ी बात यह है कि ये यूथ कमीशन के मुखिया थे, खट्टर साहब के बड़े दुलारे थे, बड़े प्यारे थे, और कुछ लोग तो खट्टर का हनुमान इनको बताते हैं। अब ऐसा क्या हुआ? क्या ये हकीकत है या नाराजगी है? जरा भीतर तक इसको समझाइए मामले को कि ये हकीकत है क्या? 100 तो बहुत ज्यादा रेट हो गया। हरियाणा में इतना रेट, जहां पर हार रहे हैं इंटरनल रिपोर्ट में भी। आशीष जी, ये है उस पार्टी की कहानी जिसके चाल चरित्र और चेहरे की बातें आपने बहुत सालों से सुनी होगी। और ये बात मैं, आप या कोई भाजपा विरोधी नहीं कह रहा। ये कौन कह रहा है? ये मनोहर लाल जी के जो राइट हैंड है, एक फोटो भी भेजे अगर आप दिखा सके तो। उसमें मनोहर लाल करीन का एक ऐसा आत्मीय फोटो है जो मनोहर लाल के बहुत ही मतलब कभी कभार रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फोटोग्राफ हो सकता है, इसलिए मैंने वो आपको भेजा था। ये देवेंद्र कात्यायन है। और आप इनकी बैकग्राउंड बता दूं आपको मैं। देवेंद्र कात्यायन मनोहर लाल जी के राइट हैंड मैन है शुरू से। दिखा दीजिए कंट्रोल रूम, फोटो भी दिखाइए। फोटो देखने के साथ अगर ये समझाया जाएगा तो और बेहतर समझ में आएगा। जरा फोटो भी दिखाइए साइड में। हाँ, अब बोलते रहिए आप, फोटो भी आ रही है। तो वो जो बेसिकली क्या है आशीष जी, के मनोहर लाल खट्टर जी के परम शिष्य हैं ये। और मैंने आपको बताया था एक दिन पहले भी अपनी चर्चा हुई थी कि मनोहर लाल जी के जो हनुमान है जितने, उन सब की टिकट काट दी गई है। आपको ध्यान होगा उस टाइम जब जवाहर यादव और इन सब के नाम आए थे, मैंने तब बताया था आपको कि इनकी सब की टिकट खतरे में। तो उस चक्कर में अब देवेंद्र कात्यायन भी आ गई। ये गन्नौर से चुनाव लड़ना चाहते थे। ये फोटोग्राफ देखिए आप। ऐसा फोटो आपको मनोहर लाल के साथ कितने फोटो देखे आपने आज तक, बता दीजिए। तो ये कुछ कहता है ये फोटो। और ये जो देवेंद्र कात्यायन है, ये बेसिकली जो आपने देखे होंगे बहुत सारे होटल्स है हाईवेज के ऊपर, मन्नत होटल के नाम पे। तो वो जो चेन है मन्नत की, उसके फाउंडर चेयरमैन है देवेंद्र कात्यायन। ये बहुत युवा है, बहुत ही प्रॉमिसिंग डायनेमिक व्यक्ति है। और इन्होंने जो 100 करोड़ की बात कही है, उसका संदर्भ देखिए आप क्या कहा है। इनका सीधा सीधा निशाना पूर्व सांसद रमेश कौशिक के परिवार पे है। और इनका ये कहना है कि 100 करोड़ रुपए बोरों में भर के आएंगे। याद है ना, मोदी जी ने कहा था अंबानी और उसके लिए, इनका कि बोरों में रुपए आएंगे। लोगों को कहा है कि बोरों में रुपए आएंगे, ले लीजिएगा, और उसके बाद उनको धर्मशाला में जहां आप दान करना चाहे कर दीजिएगा। एक और दूसरी महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही है कि इस पैसे का कुछ हिस्सा त्रिपुरा के अगरतला में डिलीवर हुआ है। और उन्होंने नाम बताने की कोशिश की, लेकिन ही स्टॉप शॉर्ट ऑफ कॉलिंग दैट नेम। तो इसमें 2 हिस्से हैं 100 करोड़ के। इसमें जो इनकी बातचीत, जो अगर आप पूरी देखेंगे, पूरा वीडियो है आपके पास, तो उसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो मैनेजमेंट कोटे में दिया गया है, वो इन्होंने अलग से ब्रेकअप नहीं बताया। और बाकी इन्होंने बताया कि चुनाव का खर्च, यानी कि 100 करोड़ रुपए का पैकेज है, जिसमें टिकट लाने से लेकर के चुनाव का खर्चा तक है। और ये बात ये किसको एट्रीब्यूट किसको कर रहे हैं? ये रमेश कौशिक के परिवार को कर रहे हैं डायरेक्टली। नाम नहीं लिया इन्होंने, बहुत समझदार है, लेकिन इन्होंने इंडिकेट उधर किया है कि ये लोग जो है मतलब किस तरीके से टिकट लाए हैं। अब सवाल ये है कि मनोहर लाल, आपको पता है, आज भी सुपर मुख्यमंत्री। आज ही आरएसएस की एक रिपोर्ट भी आई है कि मनोहर लाल को देर से हटाया, इसलिए भाजपा की ये गत बनी। ये भी देखी होगी रिपोर्ट आपने। और मनोहर लाल के जो परम शिष्य हैं देवेंद्र कात्यायन, जब वो पार्टी नेतृत्व पर 100 करोड़ रुपए के व्यक्ति को, आप चुनाव लड़ने वाले एक व्यक्ति पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो इस चुनाव की अर्थशास्त्र को समझना बड़ा जरूरी है। ये हरियाणा में कितने ऐसे लोग हैं, हरियाणा वैसे प्रगतिशील राज्य है, समृद्ध राज्य रहा है अगर बीजेपी के 10 साल के इस शासन को छोड़ दे तो, लेकिन उसके बावजूद भी एक विधानसभा का खर्चा अगर 100 करोड़ रुपए है,
जिसमें टिकट लाने से लेकर के चुनाव लड़ने तक का है। और ये भाजपा का व्यक्ति कह रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आंख खोल देने वाली बात है पूरे सिस्टम के लिए। इसमें मैं कहूंगा चुनाव आयोग भी देखे, इसमें तमाम एजेंसियां भी देखें कि 100 करोड़ का क्या मामला है। इसकी तो जांच का विषय होना चाहिए ना कि भाजपा का नेता कह रहा है। और ये कहते हुए देवेंद्र कादियान ने कहा कि आज भाजपा में मेरा आखिरी दिन है। मोदी, ये खट्टर के परम शिष्य, ये सारी कहानी बयां कर रहा है कि बहुत सारे एरियाज के अंदर खट्टर के हाथ से भी डोर छूट चुकी है। अब वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसका तो कल शाम तक आ जाएगा आपके सामने फैसला इंडिपेंडेंट। इनका इशारा यही है कि असली व्यक्ति को वोट दीजिएगा। तो संकेतों में बात साफ है कि ये चुनाव भी लड़ सकते हैं, बगावत कर सकते हैं। मतलब कुल मिला जुला करके वो शुरू में मेरे जुबान से निकला कि खट्टर की मन्नत पूरी हो गई, तो लग रहा है कि वाकई बाद में आपने मन्नत बताया तो मैं कहा मैंने तो फिजूल में मन्नत बोल दिया था भाई। इस मन्नत से खट्टर साहब का क्या वास्ता, इससे कादियान का हो सकता है, खट्टर साहब का क्या वास्ता, पता नहीं, हरियाणा के लोग जाने, वो तो खैर। लेकिन ये 2-3 बातें और हैं। एक तो आपने कहा त्रिपुरा अगरतला, ये त्रिपुरा अगरतला विप्लव देव से तो कनेक्शन नहीं है। सही पकड़े आशीष जी। आपको पार्ट टाइम वहां भी होना चाहिए, ईडी के अंदर भी होना चाहिए। जो बात आरोप लगाने वाला नहीं कह रहा है वो आपने 30 सेकंड में पकड़ ली। मैं भी अवॉइड कर रहा था उस नाम को। हमारा काम है कि जिसने कोई बोला उसके शब्दों को हम एनालिसिस करें, पोस्टमार्टम करें। तो अगर वो नहीं बोल पाए तो हमें तो बताना चाहिए इशारा किधर कर रहे हैं भाई। अब वो इशारा गलत, भाजपा समझे, भाजपा और संघ के बीच सबसे बड़ी जो मैं बात समझ रहा हूं इस दौर में, ये दोनों अंतर विरोधों का एक इतना बड़ा गट्ठर है, अंतर विरोधों का, इतने कंट्राडिक्शंस हैं, इतने कंट्राडिक्शन। अब ये कादियान साहब बोल रहे हैं, जहां से हट रहे हैं, कह रहे हैं सच्चाई, वफादारी और इंसानियत के लिए। यानी भाजपा में 3 चीज की कमी है, सच्चाई, वफादारी और इंसानियत। ये मैंने नहीं बोला भाई, ये कादियान बोल रहे हैं। इस बात को अगर आप समझें कि वफादारी के लिए, सच्चाई के लिए और इंसानियत के लिए, तो ये तीनों भाजपा में नहीं है। तभी तो कह रहे हैं कि इसके लिए हमारे साथ रहो, आप लोग सोच समझ करके करो। त्रिपुरा अगरतला कहाँ का? अब ये कंट्राडिक्शंस संघ ने, आपने कहा कि संघ ने जो है पहले ही हटाने की कोशिश की थी। संघ के ही जो भाजपा के साथ कोऑर्डिनेशन देखते हैं, उन्हीं का वरदहस्त है कंट्राडिक्शन। कितने कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शंस गिना कि वो जो है भाई साहब, एक जिनका नाम आप अक्सर लेते हैं, माननीय अरुण कुमार जी, उनके खट्टर के साथ कितने मधुर संबंध हैं, कितना खट्टर के ऊपर आशीष उनका बना हुआ है। और संघ की रिपोर्ट आती है, मीडिया में छपता है कि जी वो तो मार्च में ही चाहते थे हट जाए। एक तरफ ये 2 हो गई, एक तरफ आज एक आध नामांकन की मेरे पास खबर आई है, उस नामांकन से संघ ने दूरी बना ली है। संघ के कार्यकर्ता लोकल, वो तो पता चल जाता है ना कि संघ के लोग नहीं आए वहां पर, संघ के कार्यकर्ता, संघ के पदाधिकारी दूरी बना लिए, वो नामांकन से दूरी बना लिए। दूसरी तरफ मीडिया में रिपोर्ट आती है संघ प्रदेश भर में 200 बैठकें कर रहा है, कंट्राडिक्शन। तीसरा, बार बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट भगवान कौन होता है, किसको तय करने का अधिकार है, संघ प्रमुख बोलते हैं, लेकिन उसी भगवान के सामने माथा टेक देते हैं। अब पता ही नहीं चलता है कि टिप्पणी करना कौन किससे सीखा है। एक जगह आजकल और सिर्फ टिप्पणी होती है, फैसले नहीं होते। आशीष जी, ये जो आप विषय कह रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आपके दर्शकों के लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये पूरा खेल क्या होता है। जब मोदी जी किसी के काबू में नहीं आते हैं तो, और पूरे देश के अंदर उनके खिलाफ एक खास तरह का माहौल होता है, तब संघ प्रमुख आते हैं और इस तरह के रोचक बयान देते हैं, अहंकार के, भगवान बनने के, नॉन बायोलॉजिकल के, उन सब का वो एक अपने ही अंदाज में जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये क्या है बेसिकली, ये हम सबको समझना पड़ेगा। बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे के पूरक है, ये बात समझना पड़ेगा। इनके बीच में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। इनका खेल केवल इतना है कि पोजीशन भी हम और अपोजिशन भी हम, सारा स्पेस केवल हमारा है। मोदी जी कुछ करते हैं तो उसका विरोध कौन करता दिखे, उसका विरोध आरएसएस करता दिखे, करता नहीं है, दिखे कि आप अहंकार मत पालिए। अरे भाई, आपका स्वयं सेवक है वो, उससे बड़ा अहंकारी तो आप ढूंढ के दिखा दीजिए। फिर वो कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल, फिर भगवान को डिफाइन करने लगते हैं। मतलब सारी जिम्मेदारी इन्होंने खुद अपने कंधों पे ले ली है।
एक पक्ष वो है जिसका आपने जिक्र किया, दूसरा पक्ष हरियाणा का देखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हरियाणा में सुपर सीएम की कल्चर बहुत पहले खत्म हो गई थी। जब मनोहर लाल सीएम बने तो जिन माननीय का आपने नाम लिया वो हरियाणा में सुपर सीएम थे। ब्यूरोक्रेसी में कौन कहां फिट होना है, किसका क्या होना है, वो महोदय तय करते थे। उसके बाद मनोहर लाल जी यहाँ से निवृत्त करके दिल्ली में पदस्थापित किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ इतने महान काम किए, पोर्टल राज से लेकर के बड़ा शहरी विकास किया। उसके बाद बिजली में बड़ी क्रांति की, 4-4 घंटे लाइट गायब रहती है। तो अब वो पूरे देश का यही हाल करने गए, भेजे गए हैं। बिजली इनाम मिला ना उनको, तो बिजली और शहरी विकास दिल्ली में करेंगे बैठ के पूरे देश का। अब वो जो चीज है कि भाई जो आपने जिस बात का जिक्र किया वो क्या चीज है, आरएसएस हरियाणा में ये बात क्यों कह रहा है ये समझना पड़ेगा। ये वही खेल है जो भागवत करते हैं मोदी के साथ। क्या कहा रिपोर्ट में, आपको ध्यान है, क्या पढ़िएगा आप, उसमें लिखा है कि आरएसएस ने फीडबैक दिया कि चूंकि खट्टर की विदाई में देरी कर दी गई इसलिए हरियाणा में भाजपा की ये गत बनी। तो हरियाणा में जो मनोहर लाल खट्टर थे वो तो आरएसएस के स्वयं सेवक है। उनको किसने नहीं जाने दिया, उनको क्यों नहीं भेजा गया? मतलब समझिए, पक्ष कौन, मनोहर लाल, और विपक्ष कौन, आरएसएस। सारी स्पेस को ले जाओ, हजम कर जाओ। कि आरएसएस तो चाहता था कि मनोहर लाल खट्टर यहां से चले जाए, लेकिन वो गए नहीं। उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, हमें भाजपा के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। हकीकत कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि ना तो हरियाणा की नब्ज पर इस बार भाजपा का हाथ है और ना वो नब्ज आरएसएस के काबू आ रही है। और हरियाणा के अंदर आज की तारीख में कोई ये कहे कि मैं आरएसएस का स्वयं सेवक, एक बार कह के देखे गांव में जाके, तो यहां पर ये खड़े हुए। तो उस सारी जो शर्मनिरपेक्षता इन्होंने सीखी है बचपन से ट्रेनिंग में, उसका एक गजब अगर आपने माहौल देखना तो हरियाणा में आकर के देखिए। मनोहर लाल खट्टर आरएसएस के स्वयंसेवक, वही शासन चलाने वाले, आरएसएस के टॉप 5 का एक व्यक्ति सुपर सीएम, उस यहां से जाने के बाद भी आज भी वो सुपर सीएम। सीएम सचिवालय के अंदर आज भी मनोहर लाल की टीम बैठी है कंप्लीटली, एक भी आदमी नहीं बदला गया। उनके तोहफे भी देके गए, वो अपने पीए को उठा करके ओएसडी बनवा दिया। अब वो टिकट नहीं दिला पाए, वो हरियाणा का सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि बच गए। उनका एक ओएसडी होता था जवाहर यादव। तमाम इस तरह के जीव उन्होंने पाले थे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ये प्रदेश की जनता को बेसिकली, मनोहर लाल वैसे नहीं कहते कि हरियाणा का आदमी कंधे से ऊपर कमजोर है, ये एक्चुअल में हमें समझते हैं ऐसा कि हरियाणा का आदमी कंधे से कमजोर है। एग्जैक्टली यही बात। और मैं एक लाइन में जब इसको डिस्क्राइब, मैं बिल्कुल आज मेरे मन की बातें, आपने संघ और मोदी के बीच के जो ये अंदर खाने का है खेल, इसको जो आपने कहा मेरे मन की बात, मैं एक ही लाइन में इसको डिस्क्राइब करता हूँ। जब भी मोहन भागवत मोदी जी को कोई सबक देते हैं तो तुरंत मुझे अरविंद केजरीवाल की जो है शक्ल दिखने लगती है और याद आने लगता है, सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी। बस तुरंत एक ही लाइन का डिस्क्रिप्शन होता है मेरा, सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिल करके काट रहे हैं। आशीष जी, इसमें मेरा एक लाइन ये है कि सारे मिले हुए तो है ही, ये बेसिकली सारे एक ही है, एक कोई ही फर्क ही मतलब एक है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। कोई। ये संघ की मजबूरी, मोदी की मजबूरी, संघ भले थोड़ी कम हो, मोदी के लिए एक बात, आज फर्क इस बात को जब चर्चा आई है तो भले 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे, मोदी के लिए हो सकता है संघ थोड़ी कम मजबूरी हो, लेकिन संघ के लिए 100% मजबूरी मोदी है। क्योंकि सत्ता में रहने के लिए संघ को, जो संघ भी जो राजसुख भोग रहा है, जो धोती पहन करके, हमने तो बड़े करीब से संघ को देखा है, धोती पहन के साइकिल से जो मेड़ पगडंडी से गांव-गांव घूमते थे कि आज आपके यहाँ विश्राम करेंगे, आज आपके यहाँ भोजन करेंगे, और कद्दू की सब्जी बनवा दीजिए और पूड़ी, और कद्दू की सब्जी और पूड़ी पे जीवन यापन करने को तैयार थे। उनकी लग्जरी देख लीजिए, होश फाख्ता ना हो गए तो कहिए आप। देखिए आशीष जी, आपने हम्म। बड़ी रोचक बात कही है। मोदी तब तक पीएम है जब तक संघ की मजबूरी है। हाँ। जिस दिन संघ की मजबूरी खत्म होगी उस दिन मोदी को ढूंढते रह जाओगे आप, ये लिख के रख लीजिए। मोदी नहीं मिलेंगे आपको जिस दिन संघ ने चाह लिया, क्योंकि अब तो माइनॉरिटी की भी गवर्नमेंट है। दूसरी बात जो आपने कही, जो सत्ता सुख, आज अगर आप मोहन भागवत का प्रोटोकॉल देख लेना तो आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। उनको पहले Z+ सिक्योरिटी थी जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गृह मंत्री को मिलती है। अब उसको फर्दर अपग्रेड करके HM के बराबर की स्थिति कर दी गई है सुरक्षा की। अभी पिछले दिनों मैंने देखा हरियाणा में पिछली जो सर्दियां थी उसमें किसी कार्यक्रम में जींद जा रहे थे और बहुत ज्यादा धुंध थी,
वरना तो आजकल तो महोदय चार्टर्ड से चलते हैं, प्लेन से और चॉपर से। तो उस दिन बाई रोड जाना पड़ा क्योंकि मौसम खराब था और धुंध थी। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी गाड़ियों का काफिला था, 50 से ऊपर गाड़ियां थी। ये मोहन भागवत, ये स्वयं सेवक कहते हैं अपने आप को। और जो उनके ठाठ है, कभी मैंने किसी स्वयं सेवक को स्कूटर से ऊपर कार में बैठे हुए नहीं देखा था। हाँ, मनोहर लाल मुख्यमंत्री बनने से पहले टेम्पो ट्रैक्स जीप में घूमते थे, टेम्पो ट्रैक्स जीप में जो सवारी ढोने वाली होती है। और आज मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, तो उनके ठाठ देखे थे आपने? कौन सी गाड़ी थी उनके पास, क्या पूरा तामझाम था। तो आरएसएस ने जो इस बार जो इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उस लेवल का सत्ता सुख, ना केवल मनोहर लाल या बाकी लोग, मोदी जी का काफिला देख लीजिए, मोदी जी का एयरक्राफ्ट देख लीजिए, ये भारत देश के हैं। ये इस तरह की सरकारी पैसे पर इस तरह के का वो ठाठ, राजसी ठाठ, मतलब कल्पना से बाहर है। कभी किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री ने उस तरह का पैसे का दुरुपयोग जैसे यहां हो रहा है। मोदी जी का टारगेट देखिए, एक बार एक गाड़ी का पता लगेगा आपको। तो ये सारी स्थितियां हैं जो दिखाती हैं कि जो ये कहते हैं करते उसके ठीक विपरीत है। बात करेंगे गरीब की और 16 लाख करोड़ माफ करे 5 उद्योगपतियों की, तो ये इनकी हकीकत है। देश की जनता को केवल इतना ही समझना है बस। चलिए, आज जो है 100 करोड़ से लेके उस सूची तक का मामला खुल गया है। आखिर में एक चर्चा हरियाणा में है कि कंवल सिंह अजराना पे हुआ भाजपा, इनका टिकट भाजपा ने काट दिया, कटवाया गया, लौटा दिया। दरअसल इसको जो मैं अपने आंखों से देख पा रहा हूं, वो मैं बयां कर रहा हूं चलते चलते। दरअसल सिख कम्युनिटी, किसान और सिख करीब करीब अटूट रिश्ता है। उनकी नाराजगी ऐसी है कि मजबूरी में अजराना को मैदान छोड़ना पड़ा। भाजपा ने जिस कम्युनिटी को, जिस वर्ग को पिछले 3-4 साल से लगातार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बदनाम किया, उनके जो माउथपीस हैं, आईटी सेल है, उन्होंने बदनाम किया। और यही अजराना है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सबसे निकम्मा कहा था। और निकम्मा क्यों कहा था? क्योंकि लोग सुनना चाहते थे, लोग सुनना चाहते थे, इसलिए कहा था। अब वो अजराना भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में कैसे कंफर्टेबल हो सकते थे? इसीलिए अजराना ने चुनाव मैदान छोड़ा है। विरोध पर टिकट अगर बदला जाता तो जो 67 की सूची थी उसमें 47 बदल जाते, 47 बदल जाते। दो वही 15-20 होते जो मनोहर लाल खट्टर का कुरुक्षेत्र में जो इकट्ठा किया हुआ लोटा था, वो लोटा लेकर के मैदान में डटे रहते, बाकी सब बदल जाते। तो ये ऊपर की खबर है जो बताई जा रही है कि टिकट बदल दिया गया, विरोध इतना हुआ, भाजपा की तरफ से विरोध हुआ। भाजपा की तरफ से पेहोवा का विरोध तो हमने इतने दिन से विरोध ही हम दिखा रहे हैं, सबसे कम पे विरोध दिखा। जहां पे विरोध हर सीमा को लांघ गया, वहां कहां है भाई? वो कंबोज की सीट पर क्यों नहीं बदल दिया, जहां मुख्यमंत्री तक को बेइज्जत होना पड़ा? आपको मुख्यमंत्री आपका बेइज्जत हो गया, वहां टिकट नहीं बदल पा रहे हो, पेहोवा में टिकट बदलने की बात हो रही है। नहीं, अजराना ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। असली खबर है ये। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्च आशीष देखते रहिए। जी, आशीष जी, उसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपने कहा, उसमें माफ कीजिएगा थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ। 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने एक बात और कही पिछले 2 दिनों में। माननीय मनोहर लाल जी ने क्या कहा कि टिकट बदलना भाजपा की संस्कृति नहीं है। और उससे कल उन्होंने ये कहा, परसों जो नायब सिंह सैनी है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी टिकट नहीं बदला जाएगा। तो एक बात बड़ी साफ हो गई कि नायब सिंह सैनी साहब को ना तो टिकटों का कुछ पता है, ना चुनाव का कुछ पता है, और वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको अपने निर्वाचन क्षेत्र का भी नहीं पता है। तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज हरियाणा में हो रही है कि जो कुछ वो कहते हैं उससे ठीक उल्टा होता है। वो कहते हैं चुनाव समय पर होंगे, चुनाव उस दिन घोषित हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं करनाल से लड़ूंगा, वो लाडवा से लड़ते हैं। और वो कहते हैं टिकट नहीं बदली जाएगी, टिकट आपके सामने बदल दी जाती है। तो ये सब कुछ नायब सिंह सैनी की तमाम चीजों को कर। इसमें नायब सिंह सैनी की कोई बात गलती नहीं, मैं मानता हूं। मैं चलते चलते इतना ही कहूंगा, अविनाशी की इच्छा तो कोई जान नहीं सकता। नायब सिंह सैनी जैसे सामान्य इंसान भले मुख्यमंत्री बन गए हो, उनको कहां उस विषाद पर समझ पाएंगे अविनाशी की इच्छा? अविनाशी की इच्छा तो अविनाशी जाने। इजाजत दीजिए, हरियाणा के महासंग्राम पर हर अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे।
नमस्कार।